पीएफआई के आतंक चरित्र को समझने के लिए आपको सिर्फ 5 तथ्य देखने होंगे। पहला तथ्य यह है कि पीएफआई के कई सदस्य आतंकी वारदातों में शामिल पाए गए हैं। दूसरी बात, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पीएफआई के सदस्यों ने कई हत्याओं को अंजाम दिया है। तीसरा तथ्य, आईसिस से भी पीएफआई के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। कई पीएफआई सदस्य आगे चलकर आईसिस में शामिल हुए। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में ही प्रतिबंधित है, उससे भी पीएफआई के संबंध हैं। और साथ ही साथ भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से भी पीएफआई के कनेक्शन के सबूत मिले हैं। इतने सबूतों के बाद भी कई सियासी दल पीएफआई पर प्रतिबंध से सदमे में हैं। कुछ नेताओं को ओसामा बिन लादेन के फैन पीएफआई से हमदर्दी हो रही है। जिसका हीरो लादेन, उस पर जरूरी था बैन। 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को जिस संगठन ने अपनी मैगजीन के कवर पेज पर हीरो बनाकर पेश किया, उस पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध लगाना कुछ राजनीतिक दलों को हजम नहीं हो रहा है। साल 2010 में पीएफआई ने तेजस नाम की मैगजीन में कवर पेज पर लादेन की तस्वीर लगाई थी और लिखा था, जो लोग अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मारे गए हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो मर चुके हैं, वो अभी भी अल्लाह के पास हैं और जिंदा हैं। वो ऊपर अल्लाह का इलाज कर रहे हैं। यानी पीएफआई लादेन का सुपर फैन है। और अब जब उसे उसके पापों की सजा प्रतिबंध के रूप में मिली है, तो कुछ नेता बेचैन हो गए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, ये सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए और इस देश में मुसलमानों को इसके जरिए डराने का, धमकाने का काम किया जाए। लालू यादव से लेकर अजदुद्दीन ओवैसी तक इनकी दलील यह है कि जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हो सकता है, तो संघ पर क्यों नहीं? यानी ये नेतागण पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। क्या ऐसी तुलना इसलिए कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके? कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक सबूत भी मांग रहे हैं और डरा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पीएफआई से जुड़े सारे सबूत जनता के सामने लाने चाहिए। सरकार को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे मुसलमान आतंकी संगठनों के प्रति आकर्षित हो जाएं। ऐसी साजिश हो रही है कि मुसलमान आतंक का रास्ता अपना ले। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। जिसका आईएसआईएस से संबंध, उस पर जरूरी था प्रतिबंध।
जी न्यूज ने ही सबसे पहले पीएफआई के बारे में खुलासा किया था कि ये कट्टर इस्लामिक संगठन आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए भर्तियां करता है। केंद्र सरकार ने भी पीएफआई के आईएसआईएस से रिश्ते की पुष्टि की है। जिसके सिमी से रिश्ते वो आखिर कब तक बचते? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन के फैसले में इस बात का जिक्र किया है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं। सिमी की बात आपने कही। सिमी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में बैन किया था। 6 अगस्त 2008 को सिमी पर दोबारा बैन लगा है, जो लगातार जारी है। सिमी बना था 25 अप्रैल 1977 में अलीगढ़ में, और केवल एक उद्देश्य था भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना। एक और संगठन बना, खूनी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, जिसमें पड़ोसी मुल्क ने ट्रेनिंग दिया, फंडिंग किया, जिन्होंने पूरे देश में तमाम जगहों पर बम ब्लास्ट करके 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। दावा किया जाता है कि साल 2001 में सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का गठन हुआ और ये एक तरह से सिमी का फ्रंट फेस बन गया। अब आपको सिमी और पीएफआई के फाउंडर मेंबर्स को जानना और समझना होगा। ये है नसीरुद्दीन इलाम आराम, E.M. अब्दुल रहमान, E. अबू बकर और प्रोफेसर पी कोया। ये चारों पीएफआई के संस्थापक सदस्य थे। इन चारों सदस्यों में 2 प्रोफेसर पी कोया और E. अबू बकर सिमी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, जबकि E.M. अब्दुल रहमान सिमी में काफी सीनियर पोस्ट पर काम कर चुका है। इसके अलावा पीएफआई का राज्य सचिव अब्दुल हमीद भी कभी सिमी का सचिव रह चुका था। मतलब जो लोग पहले सिमी से जुड़े थे, बाद में उन लोगों ने न केवल पीएफआई की स्थापना की बल्कि उसके साथ लगातार जुड़े रहे। 16 सालों में 23 राज्यों तक फैल चुके पीएफआई पर पाबंदी की मांग कई सालों से हो रही थी और इस बार मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कट्टरपंथ की ताबूत में की ठोक। लखनऊ से विशाल सिंह, दिल्ली से मनीष शुक्ला और आलोक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।